Hello and a very warm welcome to Zunair Azhar Official. ताजमहल मूवी रिलीज हुई है इंडिया में और इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग बातचीत कर रहे हैं और आज के वीलॉग में आई वुड ट्राई कि मैं आपको ये प्रूव कर सकूं और इस आर्गुमेंट को सपोर्ट कर सकूं विद एविडेंस कि ये एक मूवी आपको पैटर्न्स की शक्ल में बता रही है कि दुनिया किस तरफ जा रही है और आज अगर हमारा ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी इतना फ्रैजिल है, इतने नाजुक दौर में है, तो वो क्यों है। मैं जिन जगहों का नाम ले रही हूँ मैं उन मुल्कों का नाम भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं उनके कैपिटल्स का और उन सिटीज़ का नाम लूँगी जो सिंबॉलिक हैं और एक ख़ास पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो आपको साथ साथ जैसे जैसे मैं एनालिसिस करूँगी आपको समझ आता जाएगा। जेरूसलम से लेके अयोध्या तक और काबुल में बमियान वैली से लेके वॉशिंगटन के कैपिटल हिल में 6 जनवरी को जो कुछ हुआ, ये एक डिस्टर्बिंग पैटर्न है जो कि हमारे सामने मुस्तकिल आ रहा है। हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसे एड्रेस नहीं किया जाएगा दुनिया का पीस सस्टेनेबल पीस में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। हिस्ट्री ये शो करती है कि जब भी कोई सिविलाइजेशन कोशिश करती है कि वो अपना पास्ट चेंज कर दे, उसको रीराइट कर दे, उसको हिस्ट्री से मिटा दे, तो असल में वो अपना फ्यूचर ही इरेज कर देती है। लेकिन इसकी रियलाइजेशन उनको है या नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखती हूँ मैं। रोमन एम्पायर की बात करते हैं। अपनी फाइनल सेंचुरीज में जब उनको किसी भी किस्म के डिसेंट का सामना करना पड़ा या ऐसे स्कॉलर्स सामने आए जो अग्री नहीं करते थे उस वक्त की स्टेट से, और जब वो डिक्लाइन कर रहे थे तो वो उसकी रीजंस भी बताते थे कि आप डिक्लाइन की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो इन द नेम ऑफ प्योरिटी जो उस वक्त के हुक्मरान थे, बजाय इसके कि वो अपनी गलतियां समझते और उन स्कॉलर्स के साथ बैठ के उसका कोई हल निकालते, उन्होंने उन स्कॉलर्स को ही खामोश करा दिया। मार भी दिया गया कईयों को, कुछ को एग्जाइल में भेज दिया गया। और वो समझते थे कि जो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट ऑफ आर एम्पायर है सिर्फ वो दुरुस्त है, इससे हट के जो बात करेगा वो गलत होगी। सो इट थॉट इट वॉज प्रोटेक्टिंग इट्स आइडेंटिटी। बट हुआ क्या, उन्होंने अपने फॉल को, जो शायद कुछ डिलेड होना तो था, उसमें वजूहात ऐसी शामिल थी कि वो एम्पायर डिक्लाइन की तरफ जा रही थी, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट में जिसमें उन्होंने अपनी प्योरिटी को अपने मुताबिक ही इंटरप्रेट करने की कोशिश की, उससे उनका फॉल जल्दी हो गया या वो एम्पायर जल्दी जमी बोस हो गई। चाइना की मिसाल ले लें। चाइना का जो 1960 का कल्चरल रेवोल्यूशन था, उसमें उस वक्त की स्टेट ने क्लेंज कर दिया सोसाइटी को आउट ऑफ द 4 ओल्ड्स। वो 4 ओल्ड्स क्या थे? ओल्ड आइडियाज, ओल्ड कल्चर, ओल्ड कस्टम्स एंड हैबिट्स। टेम्पल्स गिरा दिए गए, जमी बोस कर दिए गए, जला दिए गए, बुक्स और लाइब्रेरीज को जला दिया गया, टीचर्स को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, ताकि वो बच्चों को सिवाय उसके जो स्टेट चाहती है कुछ और ना पढ़ा सकें। और एक एंटायर जनरेशन इस फियर में बड़ी हुई कि उनकी हेरिटेज क्या है और वो किस तरह अपने आप को डिफाइन करेंगे। सो अ सिविलाइजेशन जो एक वक्त में बड़ी रिच थी, फिलॉसफी में, आर्ट में, अगर आप चाइनीज फिलॉसफी को पढ़ें और उनकी सिविलाइजेशन की स्टडी करें तो दे हैव अमेजिंग डेप्थ। लेकिन क्योंकि उस वक्त स्टेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ कम्युनिज्म की तरफ माइल था, तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री से जो अगली जनरेशन बड़ी की उसको बिल्कुल डिटैच कर दिया। अनदर एग्जाम्पल इज अफगानिस्तान। तालिबान ने 2001 में कुछ बुद्धा के बुत थे जिनको उड़ा दिया और उन्होंने ये कहा कि ये हमारे फेथ के खिलाफ है, इस्लाम में बुत हराम है, इसलिए हम इनको ख़त्म कर रहे हैं। जो कि शायद मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी बात हो, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है कि अब दुनिया में जितनी भी कौमें हैं वो को एग्जिस्टेंस के साथ जिंदा रहती हैं। एक शेयर्ड ह्यूमैनिटी होती है जो खुद एक हिस्ट्री होती है, और उसमें आप किसी के हेरिटेज को या किसी की मस्जिद को, किसी और सेक्ट के सिनेगॉग को, टेम्पल को जलाते नहीं हैं आउट ऑफ द कोएग्जिस्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। सो रीज़न क्या था? उन्होंने अपनी तरफ से अपनी हिस्ट्री रीराइट करने की कोशिश की, हालांकि वो आप चेंज नहीं कर सकते। इट इज़ अ फैक्ट कि यहाँ पे आपसे पहले एक सिविलाइजेशन मौजूद थी। तो जब आप ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं कि एक सिविलाइजेशन का नाम निशान मिटा दें और सिर्फ एक चीज़ में हम फोर्स करें अपने बच्चों को, अपनी नेशन को कि वो बिलीव करें, इट्स लाइक टीयरिंग अ चैप्टर आउट ऑफ योर बुक ऑफ सिविलाइजेशन। इट नेवर वर्क्स।
यूएस की बात करें तो यूएस में आपने अक्सर देखा होगा कॉन्फेडरेट फ्लैग होता है, जो अभी भी यूनाइटेड स्टेट में लोगों ने, स्पेशली जो रेड स्टेट्स हैं, जो रिपब्लिकन्स हैं, उन्होंने अपने घरों के बाहर जहां उन्होंने अमेरिकन फ्लैग लगाया हुआ है वहां पे कॉन्फेडरेट फ्लैग भी लगाया हुआ है। डिफरेंट परेड्स होती हैं वहां पे, जब इलेक्शन होता है तब भी जो रिपब्लिकन्स हैं वो ये परचम जो है लहराते हैं। 19th सेंचुरी की जो सिविल वॉर थी, जिसमें साउदर्न स्टेट्स जो थी वो चाहती थी कि स्लेवरी ख़त्म ना की जाए, और उसकी वजह से वो रेजिस्ट कर रहे थे फेडरल गवर्नमेंट का ये फैसला कि स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया जाए। तो वो जो सिविल वॉर थी वो तो ख़त्म हो गई इन 1865, लेकिन उसके सिंबल्स आज तक जिंदा हैं। कुछ अमेरिकन कॉन्फेडरेट फ्लैग को समझते हैं ये रिबेलियन और प्राइड का निशान है, और जाहिर है वो लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि स्लेवरी ख़त्म हो, वो स्लेवरी के हक में थे। और मिलियंस ऑफ अदर्स जो कहते थे ये रेसिज्म है, ये सेग्रीगेशन है, ये इक्वालिटी के खिलाफ है, वो उसे ऑपरेशन का सिंबल समझते हैं। सो जब एक नेशन रिफ्यूज कर देती है कि उसने माजी में अगर कोई गलतियां की हैं तो उसको याद रखना चाहती है, तो वो बार बार नई फॉर्म में उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको याद रखते हैं, उसको जिंदा रखते हैं, बिकॉज फॉर सम वो इनजस्टिस होता है और कुछ समझते हैं वो इनजस्टिस नहीं था। हम तो अपनी प्योरिटी प्रिजर्व कर रहे थे, हम तो अपने फेथ की हिफाजत कर रहे थे। तो वो आपको घूम घूम के बार बार कभी परेड्स की शक्ल में नजर आएगा, कभी स्लोगन्स की शक्ल में नजर आएगा, कभी पॉलिटिक्स में नजर आएगा। दैट्स द पैराडॉक्स ऑफ रिविजनिज्म। इसी को रिविजनिज्म कहते हैं, जिसमें आप ऑपरेशन को एक ऐसी लैंग्वेज में, आपने जो जुल्म किया हो या आपने जो ज्यादती की हो, आप उसको एक ऐसी लैंग्वेज में प्रेजेंट करते हैं कि वो आपका प्राइड बन जाता है। इट्स अ डिनायल, इट्स अ डिलूजन। लेकिन इसको प्रेजेंट करने वाले इसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि हजारों लाखों फॉलोअर्स क्रिएट कर लेते हैं, तहरीकें बन जाती हैं, ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो गवर्नमेंट्स फॉर्मुलेट कर लेती हैं, और इस तरह ये साइकिल ऑफ रिविजनिज्म या री राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री जो है ये चलता रहता है। यूएस में जो वाइट सुप्रीमिस्ट मूवमेंट्स हैं वो अभी तक इस एको को, इस गूंज को साथ लेके फिरती हैं कि ये एक प्योर नेशन होनी चाहिए, वाइट सुप्रीमेसी होनी चाहिए, जबकि अमेरिका एज अ कॉन्सेप्ट क्या क्लेम करता है कि ये सब लोग तो खुद बाहर से आए थे, यहाँ के नेटिव लोगों ने उनको वेलकम किया था। और आज भी अमेरिका एक ऐसी लैंड है जहाँ कोई भी आके एज एन इमिग्रेंट लीगल पाथ से अपना रास्ता फॉलो करते हुए कामयाब होना चाहे तो दिस इज एन अमेरिकन ड्रीम जो हमने दुनिया को गिफ्ट की है। लेकिन आपके सामने है कि किस तरीके से अब वहाँ पर दोबारा रिपब्लिकन्स की जो गवर्नमेंट आई है वो इमिग्रेंट्स के ऊपर क्रैक डाउन कर रही है, और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो तो बिलीव ही इस रिविजनिज्म में करते हैं कि असल में यहाँ पे सिर्फ वाइट अमेरिकन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, यहाँ पे प्योरिटी होनी चाहिए। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल कि ये कब से शुरू हुआ। रोमन एम्पायर में भी ये सब कुछ होता रहा, बड़ी बड़ी एम्पायर्स ने ये सारे फेजेस देखे हैं, लेकिन आज तक की मॉडर्न कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ये बताती है कि रिविजनिज्म इज अ रियलिटी। इट साउंड्स लाइक एन एकेडमिक डिस्कशन, एक बड़ी एकेडमिक टर्म लगती है, लेकिन इट्स सिंपल, बिकॉज ये आपकी एवरीडे लाइफ को, आपकी एग्जिस्टेंस को, आपकी आइडेंटिटी को चैलेंज करती है और नए ट्रूथ्स को सामने आने से रोकती है। आपको एक बायस्ड ट्रूथ, जो कि कुछ लोगों का ट्रूथ होता है, वो आपकी रियलिटी नहीं भी होती तो वो आपके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की जाती है। सो इट इज एन अटेम्प्ट, constant attempt in the world to make old lies more comfortable, और इसको फिर politically यूज किया जाता है। रिविजनिज्म जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने अपनी हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश नहीं की, उसकी एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं। जो सिविलाइजेशन एक्सेप्ट करती हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं, उनसे माजी में ज्यादतियां हुई हैं, वो आगे मूव करती हैं, उनसे लर्न करती हैं। लेकिन डिनाई करने वाले, डिनाइल में रहने वाले और रिविजनिस्ट अप्रोच रखने वाले ना उनसे सीखना चाहते हैं, ना उनके बारे में बात करना चाहते हैं, इसलिए वो आगे भी नहीं बढ़ पाते, वो सिर्फ उसी साइकिल में घूमते रहते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। बट द प्रॉब्लम इज कि वो अपनी ग्रोथ तो रोकते ही हैं। वो जिस रीजन में होते हैं, वो जिस कल्चर में होते हैं, वो जिस डोमेन में होते हैं, वो अपने साथ अपने इर्द गिर्द की जो सिविलाइजेशन होती है उसको भी इम्पैक्ट करते हैं। तो ये एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है जो आज आपको इजराइल में नजर आ रहा है, जायनिज्म की शक्ल में। आप देखें किस तरह स्पिल ओवर उसका पूरे मिडल ईस्ट में ईरान तक फैला है, पाकिस्तान तक आया है, एंड व्हाट इज हैपनिंग इन फॉर्म ऑफ हिंदुत्व इन इंडिया
दैट इज ऑल्सो रिविजनिज्म, और हम देख रहे हैं उसका स्पिल ओवर जब वहां से निकलेगा तो वो किस किस को कैसे इम्पैक्ट करेगा. इट इज डेंजरस. रशियन एम्पायर वाहिद ऐसी एम्पायर है जिसने रिविजनिज्म नहीं किया. उनका जो सारा टर्मोइल है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन उन्होंने सरवाइव किया है थ्रू सेंचुरीज. इन्वेजन्स होती रहीं, रेवोल्यूशंस आती रहीं, रिफॉर्म्स होती रहीं. डिस्पाइट ऑल दिस उन्होंने अपनी सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी में बिलीव किया है, री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री में नहीं. वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी भी रही है, स्लेवरी भी रही है, इम्पीरियल आइडेंटिटी भी है उनकी, मोनार्की भी रही है. सोवियत लेगेसी एक डिफरेंट डोमेन में अगर उसको स्टडी करें तो वो बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट इट्स वन सिंगुलर स्टोरी जिसको वो लोग ओन करते हैं, डिसओन नहीं करते. इसीलिए टू डेट आप देखेंगे बार बार उनका जवाल ज़रूर आता है. वो आपको दुनिया के जो पॉलिटिकल रेलेवेंट मैप्स हैं उसमें से आउट होते ज़रूर नज़र आएंगे, बट दे विल ऑलवेज कम बैक, क्योंकि सिविलाइजेशन और आपकी हिस्ट्री आपकी स्ट्रेंथ होती है. यू लर्न एंड यू मूव फॉरवर्ड. सो नाउ लेट्स लुक एट अ केस स्टडी. जेरूसलम से लेके अयोध्या तक का मैंने जिक्र क्यों किया, जहाँ पे जो चीज़ होली होनी चाहिए थी, सेक्रेड होनी चाहिए थी, मुकद्दस होनी चाहिए थी, वो कैसे पॉलिटिकल बना दी गई. एक पैटर्न है. अगर आप जेरूसलम को देखें तो ये शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा कंटेस्टेड सिटी ऑन अर्थ है. व्हेन आई से कंटेस्टेड इट मींस कि इसके ऊपर डिफरेंट क्लेम्स हैं. हज़ारों सालों तक फेथ एंड पॉलिटिक्स आपस में टकराते रहे हैं. यहीं पर चर्च एंड क्राउन लेवल पे भी यही लड़ाइयाँ चलती रही हैं. ज्यूज़, क्रिश्चियंस, मुस्लिम सब इक्वली इसको मुकद्दस समझते हैं, सेक्रेड समझते हैं. वहाँ का अगर ये कहा जाए कि हर स्टोन सेक्रेड है और उसकी एक मेमोरी है तो ये गलत नहीं होगा. आज मूवमेंट्स का सामना है हमें. कौन सी मूवमेंट्स जो कहती हैं कि यहाँ पर हम थर्ड टेम्पल बनाएंगे, यानी कि जो होलीएस्ट मॉस्क या होलीएस्ट साइट है फॉर इस्लाम उसको हम गिराएंगे और यहाँ पर एक और टेम्पल बिल्ड करेंगे, बिकॉज वी हैव अ प्रॉमिस, वी वर द प्रॉमिस्ड नेशन एंड दिस इज द प्रॉमिस्ड लैंड. ये सारी जो रिविजनिज्म बेस्ड हिस्टोरिकली ड्रेस्ड अप थियोलॉजी है या रिलीजन है, ये जायनिज्म के सेंटर पे है. सो दिस इज वाई जो ज्यूज हैं, जो प्रैक्टिसिंग ज्यूज हैं, वो अपने आप को जायनिस्ट आइडियोलॉजी से अलहदा रखते हैं. वाई? बिकॉज जायनिस्ट रिविजनिज्म के जरिए से इस पूरे इलाके पे पॉलिटिकली कब्जा करना चाहते हैं. उनके अपने अजाइम हैं. याद रखिए, जो भी री राइट कर रहा होगा हिस्ट्री को, उसके कोई अजाइम जरूर होंगे. सो जो इकोसिस्टम ऑफ मीडिया है वो भी उसी को ड्रम बीट कर रहा है, वो भी उसी नैरेटिव को आप तक पहुंचा रहा है जो कि जायनिस्ट बैक्ड है. इन्वेस्टमेंट ही उन लोगों की है. एक साइड को पिक करके उसी को एज अ स्टोरी प्रेजेंट किया जा रहा है. सो जब न्यूज़ रूम्स एक्सटेंशंस ऑफ आइडियोलॉजी बन जाएं तो फिर वो रिपोर्टिंग नहीं होती, वहाँ पे फिर सच्चाई नहीं होती, बल्कि वहाँ पे वो बिलीफ को री इन्फोर्स कर रहे होते हैं. इन अदर वर्ड्स, जो उनके पीछे एक फोर्स मौजूद है जो वहाँ पे चीज़ों को री राइट करने की कोशिश कर रही है, उसकी फंडिंग की वजह से आप तक जो रिपोर्टिंग हो रही है वो भी बायस्ड है. इट्स अ रिमाइंडर कि जब सेक्रेड ज्योग्राफी, कोई मुकद्दस ज़मीन का टुकड़ा जो है वो पॉलिटिकल रियल एस्टेट बन जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट इज़ नेवर अबाउट लैंड, इट्स अबाउट आइडेंटिटी. और आइडेंटिटी की ऑब्सेशन की जो बेहतरीन मिसाल है वो इस वक्त हमें जायनिस्ट मूवमेंट की शक्ल में मिलती है. लेट्स मूव टू अयोध्या, द मोमेंट दैट चेंज्ड इंडिया एंटायरली. हाफवे अक्रॉस द वर्ल्ड अयोध्या इंडिया में एक और सेक्रेड साइट थी जो कि सारी दुनिया ने देखी कि उसके ज़रिए से कैसे एक पार्टी ने अपना पॉलिटिकल रिवाइवल किया या अपने आप को लॉन्च किया. 1992 में हिंदू नेशनलिस्ट मॉब्स ने बाबरी मस्जिद डिमोलिश की, क्लेम किया कि असल में तो यहाँ पे राम मंदिर था, लॉर्ड राम हैं उनके, जिसकी वो बर्थ प्लेस है. वो जो डेमोलेशन थी वो कोई एक मस्जिद को शहीद करने का सिंपल वाकया नहीं था. इट वाज अ फिनोमेना. It was a defining moment in India's modern history, जहाँ पे religious polarization ने टेक ओवर कर लिया एक सेकुलर इंडिया को. और यहाँ पे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन कि जिस तरह मैंने आपको जायनिस्ट मूवमेंट की एग्जांपल दी कि कैसे वो मीडिया को कंट्रोल करता है और अपनी मर्जी का रियलिटी, अपनी मर्जी का ट्रूथ बताता है, ओवर द ईयर इंडिया में भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपको इसी रिविजनिज्म की ड्रम बीटिंग करता नजर आएगा. दे सेलिब्रेट देयर वर्जन ऑफ हिस्ट्री और दूसरे को वो बिल्कुल साइलेंट करने में बिलीव करते हैं. सो व्हाट यूज्ड टू बी an institution of accountability, मीडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी होता है.
वो एक एम्पलीफायर बन गया ऑफ एन आइडियोलॉजी विच इज पॉलिटिकली ड्रिवन। और इसी से जुड़ा है इंडिया में फिल्म, और फिल्म को जो वो एज अ सॉफ्ट पावर यूज करते हैं, उसके जरिए से जो अपना नैरेटिव फैलाते हैं कि कौन हीरो होगा कौन विलन होगा, उसका सारा मामला। लेटेस्ट इंडियन फिल्म ताजमहल जो है उसने रिवाइव की है एक ओल्ड कंट्रोवर्सी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, यू आर अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, तो इस तरह की ओल्ड कंट्रोवर्सीज को यूजुअली इग्नोर किया जाता है, स्पेशली अगर उसके बारे में आपकी कोर्ट के ऑर्डर्स भी मौजूद हों। लेकिन बिकॉज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव है, उसके पीछे रिविजनिज्म की एक कैंपेन है बाय हिंदुत्वा। तो इस ओल्ड कंट्रोवर्सी पे एक फिल्म बना दी गई है। उस फिल्म में ये कहा जा रहा है कि शाहजहां जो है उन्होंने ये जो ताजमहल बनाया था, असल में यहाँ पर एक हिंदू टेम्पल था उससे पहले। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें की गई कि उसके नीचे जो कमरे मौजूद हैं उनको खोला जाए, वहाँ से आपको शवाहिद मिल जाएंगे कि असल में ये हिंदू टेम्पल था। और ये बहुत पुरानी कंट्रोवर्सी है, एज आई सेड अर्लियर, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन फिल्म बना के किस तरह सॉफ्ट लॉन्च किया गया है एक पुरानी कंट्रोवर्सी को, इट इज़ एन एपिक एग्जाम्पल ऑफ रिविजनिज्म। सो देर इज़ अ पैटर्न दैट वी आर सीइंग थ्रू हिस्ट्री, अयोध्या से लेके जेरूसलम तक, कैपिटल हिल तक, जहाँ पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो मिल के कल्चर को रिवाइज कर रही हैं, रीराइट कर रही हैं, हिस्ट्री को इरेज कर रही हैं। बॉलीवुड इंडिया का सबसे पावरफुल सॉफ्ट पावर टूल है। उसने फॉर लॉन्ग शेप किया है इंडिया के पास्ट को लोगों के माइंड्स में। उन्होंने बताया है हीरो कौन है, उन्होंने बताया है विलन कौन है, एंड टुडे इट इज़ बीइंग यूज्ड टू रीइंफोर्स अ सिंगल आइडियोलॉजिकल स्टोरी। वही कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी जो मैंने शुरू में बात की थी कि एम्पायर्स जब ऐसा करती हैं तो वो जल्दी जमी बोस हो जाती हैं। सो इटर्नली हिंदू कॉन्सेप्ट के हमेशा से हिंदू था, और हम इसको वापस एज अ हिंदू स्टेट रेस्टोर करेंगे। और जो सेंचुरीज ऑफ मुस्लिम एंड मुगल इन्फ्लुएंस था यहाँ पे, वो फॉरेन था और शेमफुल था। दिस इज़ द न्यू इंडिया जो वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसमें वो काफ़ी कामयाब भी हो चुके हैं। अपने इंटरनल अगर आप उनका बिहेवियर देखें सोसाइटी का और जो कुछ वहाँ हो रहा है, उससे आपको ये सब नज़र आता है कि किस तरह सॉफ्ट पावर के ज़रिए से उन्होंने माइंडसेट चेंज कर दिया है। ट्रेजेडी ये है कि ये स्टेट जो कि सेकुलर समझी जाती थी, इवन पाकिस्तान में इसकी बहुत एग्जाम्पल दी जाती थी कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, सेकुलर होना क्या होता है। उन्होंने खुद अपनी इस रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री के ज़रिए से और अपने इस पॉलिटिकल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करने के लिए अपने ही लीडर्स नेहरू और गांधी जैसे जो हैं उनको साइड लाइन कर दिया है। और जो उनकी डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी है वो हमारे सामने है कि अब उसकी क्या हालत है। सो अपनी जो मैंने शुरू में बात की थी कि आप अपनी तरफ से अपनी लेगेसी रीराइट कर रहे होते हैं, और जो पिछली हिस्ट्री आपको पसंद नहीं होती आप उसको इरेज कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, आप खुद पोलराइजेशन की तरफ चले जाते हैं और आप असल में अपना फ्यूचर इरेज कर देते हैं। दिस न्यू एज ऑफ रिविजनिज्म हैज़ अनदर एंगल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एल्गोरिथम एंड द इल्यूजन अटैच्ड टू इट। रिविजनिज्म अगर सिर्फ यहाँ तक रहता मॉन्यूमेंट्स की शक्ल में, किसी का बुत गिरा दिया, किसी की मस्जिद गिरा दी, टेक्स्ट बुक्स में जो मर्जी लिख दिया, फिल्म्स में जो मर्जी कह दिया, तो और बात थी। इट इज़ लीडिंग टू अ लेवल नाउ जहाँ पे ये हर वक्त हमारे जहनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इट्स इन आवर फोन्स, इट्स इन आवर फीड्स, द इनविजिबल कोड दैट इज शेपिंग व्हाट वी शुड बिलीव। ये कॉन्टिन्यूस फिनोमेना के तौर पे अब चल पड़ा है। अब साल 2 साल में 2 फिल्में नहीं, ये हर वक्त हो रहा है। सो एल्गोरिथम हैज़ बिकम अ मॉडर्न हिस्टोरियन। वो ही डिसाइड करेगा कि कौन सा ट्रुथ सरवाइव करना चाहिए और कौन सा ट्रुथ बिल्कुल दिखाना ही नहीं है, उसको गायब कर देना है नज़र से। फिल्म्स मेमोरी को रीराइट करती हैं, एल्गोरिदम रियलिटी को रीराइट करते हैं। एवरी डे बिलियंस ऑफ पीपल जो अपना फोन बार बार देखते हैं, वो कोई हिस्ट्री तो रीड कर नहीं रहे होते, बल्कि दे आर बीइंग फेड अ वर्जन ऑफ हिस्ट्री जो कि उस कोड को कंट्रोल करने वाला आपको दिखाना चाहता है। मेटा को जो कंट्रोल करता है, इंस्टाग्राम को जो कंट्रोल करता है, टिकटॉक को, चैट जीपीटी को, वो आपको अपना वर्जन ऑफ रियलिटी बताया जा रहा है और आप उससे बाय किए जा रहे हैं। और ये हो नहीं सकता कि उससे आपका माइंड इन्फ्लुएंस ना हो। बॉट्स आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, फीड्स फियर को रिवॉर्ड करती हैं। आपके अंदर अगर किसी चीज़ के बारे में कोई बहुत कन्विक्शन के साथ चेंज नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप
आपके अंदर फियर भी आ जाए, आपके अंदर सिर्फ कंफ्यूजन ही आ जाए, तो यही बहुत है, बिकॉज फियर एंड कंफ्यूजन ऑफन लीड्स टू वट एवर दे वॉन्ट यू टू डू। आप उस तरफ आ ही जाते हैं, बिकॉज रिपीटेडली आपके ब्रेन को जो पैटर्न दिखाया जाएगा, आपका ब्रेन उस पर चल पड़ेगा। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। ओल्ड एम्पायर्स सेंसर्ड नॉलेज विद फायर। किताबें जला दी जाती थी, लाइब्रेरीज जला दी जाती थी, बट द न्यू वंस दे आर डूइंग इट विद फिल्टर्स। सो ये नया चेहरा है ऑफ रिविजनिज्म का। और मैंने सोचा कि ताजमहल को एज अ फिल्म और उसके स्क्रिप्ट को डिस्कस करने से बेहतर है कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाए, बिकॉज हमेशा से एक ये ख़तरनाक चीज़ है, ये जो री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री है, क्योंकि जो लोग ये करते हैं उनके कुछ अज़ाइम होते हैं और ज़ाहिर है वो अज़ाइम अच्छे नहीं होते। इससे कौमें तबाह होती हैं, हो रही हैं, अम्पायर्स कोलैप्स की हैं। सो ये जो साइलेंट और डिजिटल रिविजनिस्ट है, जो हर वक्त हमारे हाथ में है, जो हमारी कलेक्टिव मेमोरी को इन रियल टाइम हर वक्त शेप कर रहा है, बी माइंडफुल ऑफ दैट। सी यू नेक्स्ट टाइम।